Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching पाठशाला and it's me your educator ज्योति. आज हम बात करने वाले हैं एजिंग एंड सेंसेस के पार्ट 3 के बारे में. ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो सारे के सारे पार्ट आपने ऑलरेडी देख के रखा है. ओके तो हमारा जो ओवरऑल डिस्कशन था वो इस चीज़ पे चल रहा था कि जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं एजिंग में वो कौन कौन सी हैं. ठीक है, तो सबसे पहला पोर्शन हमने डील कर लिया है, दैट इज़ योर डीएनए रिपेयर एंजाइम्स. कौन सी होती हैं, कैसे काम करती हैं, एज वेल एज इसमें हमने रॉस का जनरेशन पढ़ लिया है, टेलोमेरेज एंड P53 का एक्शन पढ़ लिया है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रोटीन ऑफ इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे. इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे के टाइम पे कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं. उन प्रोटीन्स की हेल्प से एजिंग प्रोसेस डिले या फास्ट हो सकता है. अब मेक श्योर आपको ये ध्यान रखना है कि पाथवे के इंटरमीडिएट बेसिस पे हमें वो प्रोटीन मिलेंगी, इन बिटवीन कहीं वो प्रोटीन मिलेंगी जो कि अपना रोल प्ले करेंगी. तो आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है, दैट इज इंसुलिन सिग्नलिंग में जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं वो एजिंग में अपना रोल कैसे निभा रहे हैं. In our next video, we will be starting with the mTOR signaling and the chromatin remodeling enzyme. तो ओवरऑल 4 पार्ट आपको देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर वीडियो का, एंड दिस इज अ पार्ट 3. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द एजिंग एंड इंसुलिन सिग्नलिंग कैस्केड. एजिंग का इंसुलिन सिग्नलिंग के साथ कैसा रिलेशन है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो द रिसेंट स्टडीज ऑफ माइस, C. elegans and Drosophila suggest that there is a conserved genetic pathway that regulate aging. एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि एक जेनेटिक पाथवे है जो कि एजिंग को रेगुलेट कर रहा है, मेनली इन 3 ऑर्गेनिज्म. पहला दिया गया है दैट इज योर माइस, नेक्स्ट इज द C. elegans एंड नेक्स्ट इज द ड्रोसोफिला. तो इन तीनों ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा कॉमन पाथवे रन हो रहा है जो कि कंजर्व है एज वेल एज वो एजिंग को रेगुलेट कर सकता है. So this pathway involve the response to the insulin and insulin-like growth factor. और ये pathway mainly किस pathway से related है, that is either directly insulin pathway या फिर insulin-like growth factor से. ठीक है, तो insulin खुद भी इस pathway में काम कर सकता है या insulin-like growth factors भी यहाँ काम कर सकते हैं. FOXO transcription factor associated with the longevity throughout the animal kingdom. अब यहाँ पे आया आपके पास एक नया कंसेप्ट और नया नाम जिसका नाम दिया गया है FOXO. ठीक है, FOXO एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये FOXO क्या करता है, ये एनिमल किंगडम में, थ्रू आउट द एनिमल किंगडम ये लॉन्जिविटी को बढ़ाता है. यानी अगर FOXO का एक्टिवेशन बॉडी में रहता है तो बॉडी में एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है. ठीक है, और इन केस अगर FOXO एक्टिवेटेड नहीं है या म्यूटेट हो चुका है तो बॉडी में एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी. तो आप ये कह सकते हो कि FOXO का रिलेशन कैसा है हमारी बॉडी में, दैट इज एजिंग को स्लो करना या कंट्रोल बेसिस पे चलाना. अब अगर हम पहला टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 ऑर्गेनिज्म देखे हैं, दैट इज माइस, C. elegans एंड ड्रोसोफिला. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिग्नलिंग पाथवे C. elegans में कैसे काम करता है, इंसुलिन लाइक सिग्नलिंग पाथवे या फिर इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे कैसे काम कर रहा है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ड्रोसोफिला की, तो इसमें एक कंडीशन देखा जाता है. क्या देखा जाता है, देखिए यहाँ पे, फूड इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज इन अ अनफेवरेबल कंडीशन. एक ऑर्गेनिज्म जब अपनी लाइफ साइकिल को क्रॉस कर रहा होता है तो उसको 2 टाइप के कंडीशन मिल सकते हैं. एक होता है फेवरेबल कंडीशन, एक होता है अनफेवरेबल कंडीशन. तो मेनली फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है कि अगर एक ड्रोसोफिला अनफेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, दैट इज जब फूड का अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तब क्या होगा. सो फूड इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज रिगार्डेड एज अ अनफेवरेबल कंडीशन. उस टाइम पर C. elegans में क्या देखा जाता है, दैट इज डॉर फेज देखा जाता है. ठीक है, डॉर फेज इज व्हाट, दैट इज इट इज अ मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट फेज. यानी आप कह सकते हो कि इस फेज में ऑर्गेनिज्म एक ढंग से इनएक्टिव होकर खुद को प्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब ऐसा प्रेजेंट कर रहा होता है कि उसको किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉर्मेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है. इसी टाइम पे जब डॉर फेज चल रहा होता है जो कि मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट फेज होता है, उस टाइम पे देखा जाता है कि देयर इज अ जीन जिसका नाम है DAF2. ठीक है, DAF2 का एक्टिवेशन नहीं हो पाता है. DAF2 एक्चुअल में यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इंसुलिन रिसेप्टर की तरह. जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म में इंसुलिन रिसेप्टर होता है, सिमिलरली DAF2 जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर की तरह काम करता है C. elegans के केस में. तो जब ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन होता है
तब डॉर फेज चल रहा होता है, जिसकी वजह से DAF2 दैट इज इंसुलिन रिसेप्टर दैट इज एक्टिवेशन इसका नहीं होता है, इनएक्टिव रह जाता है। इनएक्टिव रह जाने की वजह से क्या होता है, एजिंग सस्पेंड हो जाती है, मतलब एजिंग जल्दी नहीं होती है, ठीक है। सस्पेंड यानी क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाना या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो होना। तो अगर DAF2 का एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, इससे तो यही कंक्लूजन मिलता है ना कि अगर DAF2 का एक्टिवेशन नहीं हो रहा है तो एजिंग सस्पेंड हो जाती है यानी रुक जाती है। ये तो था पहला कंडीशन, जब क्या हो रहा है, दैट इज़ अनफेवरेबल कंडीशन देखने को मिल रहा है जब फूड सफिशिएंट नहीं है। लेकिन व्हाट इफ अगर ये कंडीशन फेवरेबल है, यानी फूड की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, इन्वायरमेंट एकदम सूटेबल है, तब क्या होगा। तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो इन्वायरमेंटल सिग्नल के थ्रू DAF2 रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन है, इन्वायरमेंट के थ्रू बहुत से सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स को मेंशन नहीं किया गया है, आप नॉर्मल सिग्नल्स इनको कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से DAF2 रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो जाता है। ये DAF2 रिसेप्टर ये डॉर फेज से सी एलिगन को क्या करता है, एडल्टहुड में चेंज कर देता है, यानी वो पर्टिकुलर सी एलिगन एडल्ट हो जाता है और उसमें फिर एजिंग का प्रोसेस देखने को मिलने लगता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि DAF2 का एक्टिव रहना ये एजिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। और अगर ये DAF2 का एक्टिवेशन नहीं हुआ है तो एजिंग इनहिबिटेड रहती है। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि DAF2 कैसे रोल प्ले कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म दिया है जिसमें बोला गया कि ओवर एक्सप्रेशन हो गया है DAF2 के प्रोटीन का या रिसेप्टर का, तो क्या होगा, तो वेरी ऑब्वियस जिसमें DAF2 का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा उसमें एजिंग तुरंत हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन था। तो अगर हम सिंपल सी बात करें यहाँ पे लॉजिक की, सो व्हेन द DAF2 रिसेप्टर इज नॉट एक्टिव, सेल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम दैट प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डैमेज एज वेल एज दिस DNA रिपेयर एंजाइम। तो जब DAF2 एक्टिवेटेड नहीं रहता है तब क्या होता है, सेल की लॉन्गिविटी बढ़ जाती है, यानी उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। लाइफ स्पैन बढ़ने का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट किया जा रहा होता है, एज वेल एज DNA रिपेयर एंजाइम भी एफिशिएंट बेसिस पे काम कर रही होती हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस ऑर्गेनिज्म में एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट बेसिस पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। डॉर फेज की अगर आपको पता ना हो कि ये होता क्या है तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। डॉर इज अ अल्टरनेटिव डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ नेमाटोड्स, मेनली द वर्म, particularly including the C. elegans, whereby the larva goes into the type of stasis and can survive a harsh condition। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि डॉर फेज एक ऐसा आप डॉर्मेंट फेज मान सकते हैं जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म एक कांस्टेंट फेज में चला जाता है, जिसमें वो ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन वो फेज उसको हार्श कंडीशन से बचाता है और सर्वाइवल में हेल्प करता है। जैसे कि आपने बैक्टीरिया के केस में देखा होगा एंडोस्पोर फॉर्मेशन, वो भी किस लिए होता है, क्योंकि उस टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन होता है, बैक्टीरिया उसको झेल नहीं सकता है, इसलिए खुद की लाइफ को बचाने के लिए वो एंडोस्पोर के फेज में एंटर कर जाता है। सिमिलरली सी एलिगन में भी एक डॉर फेज होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट फेज में चला जाता है, इनएक्टिव फेज में चला जाता है। तो ये थी कहानी रिगार्डिंग द एजिंग एंड द इंसुलिन सिग्नलिंग कि ये सी एलिगन में काम कैसे करता है। तो अब हम बात करते हैं म्यूटेशन केस की। अगर यहाँ पे म्यूटेशन होता है तब क्या देखने को मिलेगा, सी दिस, लॉस ऑफ फंक्शन एलील इन द इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द डॉर लार्वा इन एनी इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए ये जो यहाँ सिग्नलिंग पाथवे चल रहा है, राइट, क्योंकि अगर DAF2 रिसेप्टर इज एक्टिंग एज अ इंसुलिन लाइक रिसेप्टर या इंसुलिन रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, तो वेरी ऑब्वियस यहाँ पे इंसुलिन सिग्नलिंग चल रहा है। इंसुलिन सिग्नलिंग चल रहा है मतलब एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है मतलब एजिंग हो रही है। कहने का मीनिंग ये है कि इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे यानी DAF2 पाथवे अगर चलेगा तो एजिंग होगी। तो वही बोला गया है कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए ऐसे एलील में जो कि इस इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे का पार्ट है, तो वेरी ऑब्वियस DAF2 आगे काम नहीं कर पाएगा, यानी DAF2 की एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज सी एलिगन मेनली डॉर फेज में ही रहेगा और उसका एजिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सिंपल, राइट। क्योंकि ओवरऑल अगर हम कहना चाहें तो दो शब्दों में यही कह सकते हैं, इफ DAF2 इज एक्टिवेटेड एजिंग विल बी प्रोसीडेड, इफ DAF2 इज इनएक्टिव एजिंग जो है वो स्लो हो जाएगी।
अगर इसी में वीक म्यूटेशन हुआ है तब क्या होगा, वीक म्यूटेशन इन द पाथवे एनेबल द एनिमल्स टू रीच द एडल्टहुड एंड लिव 4 टाइम्स लॉन्गर दैन द वाइल्ड टाइप एनिमल। यानी एक स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन ऐसा नहीं हुआ है कि पूरे पाथवे को वो रोक दे रहा है, माइट भी ये इस टाइप का वीक म्यूटेशन है जो पाथवे को थोड़ा स्लो कर दे रहा है। तो जब वीक म्यूटेशन इस टाइप के पाथवे में, दैट इज इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे में देखा गया, तो ये देखने को मिला कि एनिमल एडल्टहुड तक तो पहुंच जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि डॉर फेज में आकर रुक जा रहा है, नहीं, डॉर फेज को क्रॉस करके एडल्टहुड फेज में तो पहुंच रहा है, लेकिन उसके जीने की जो क्षमता है, उसकी लिविंग कैपेबिलिटी जो है वो 4 टाइम्स लॉन्गर हो गई है एज कम्पेयर टू द वाइल्ड टाइप। यानी एक वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म जो है जितनी दिन तक जिंदा रहेगा उससे 4 टाइम्स ज़्यादा जीने या सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी किसकी है, ऐसे सी एलिगन की है जिसके अंदर वीक म्यूटेशन हुआ है इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे के इंटरमीडिएट में। ठीक है, सो लैक ऑफ इंसुलिन सिग्नलिंग डिक्रीज द फर्टिलिटी। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इंसुलिन सिग्नलिंग डिक्रीज, लाइक इंसुलिन सिग्नलिंग प्रॉपर प्रेजेंट नहीं रहता है ऑर्गेनिज्म में, तो वो फर्टिलिटी डिक्रीज कर सकता है। तो अगर मैं सीधी बात कहूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन कहाँ से मिल सकते हैं, तो क्वेश्चन मिलने वाला एरिया दैट इज DAF2 का था कि इसका प्रेजेंस जो है वो एजिंग को स्लो करेगा या बढ़ा देगा, या इसका एब्सेंस क्या करेगा। साथ साथ में ये म्यूटेशन केसेस जो होते हैं एक्चुअल में यहीं से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एजिंग जो है सी एलिगन में वो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ इफ यू फोकस ऑन दी लाइक जिस्ट, अगर एक समरी बेसिस पे देखें कि क्या क्या हो रहा है, तो देखिए अगर DAF2 रिसेप्टर एक्टिव है तो क्या होगा, ये एक और यहाँ पर दैट इज इंटरमीडिएट पाया जाता है जिसे मेनली हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। मतलब ये आपको मेनली डिटेल बता के रखा है कि ये जो हम बात कर रहे थे उसके पीछे पाथवे कौन सा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो DAF2 इज एक्टिंग एज ए रिसेप्टर। तो मान लीजिए दैट इज सब कुछ ठीक चल रहा है, फेवरेबल कंडीशन है, तो क्या देखने को मिलता है, DAF2 रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो गया बाय इन्वायरमेंटल सिग्नल, इसके थ्रू क्या हो गया, इसका एक्टिवेशन हो गया। इसका एक्टिवेशन होते ही क्या करता है, ये फॉक्सो नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट कर देता है, यानी इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, मेक श्योर जो सी एलिगन में फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसके जैसा काम करने वाला DAF16 नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसा काम करने वाला DAF16 नाम का प्रोटीन होता है। तो DAF2 ने क्या किया, DAF16 ऑब्लिक फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनको इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट करने की वजह से क्या हुआ, इनहिबिट करने की वजह से दैट इज एडल्टहुड जो है वो जल्दी रिजल्ट हो गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एजिंग प्रोसेस देखा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि जब ये इनहिबिट हो गए तो एडल्टहुड का एक्टिवेशन हो गया, ड्रॉर फेज को क्रॉस कर दिया गया, उसके बाद एजिंग प्रोसेस फटाफट से देखने को मिलने लगा। तो यानी कहने का मीनिंग ये है कि दैट इज DAF2 अगर एक्टिवेट रहता है तब हमें एजिंग देखने को मिलता है, और सी एलिगन ड्रॉर फेज से एडल्ट फेज में एंटर कर जाता है। लेकिन अगर यही DAF2 रिसेप्टर इनएक्टिव है, कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या होगा, DAF2 रिसेप्टर इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव रहने की वजह से ये इसका फॉक्सो पे कैसा इफेक्ट था, इनहिबिटरी इफेक्ट था। क्यों इनहिबिटरी इफेक्ट था, क्योंकि DAF2 खुद एक्टिवेटेड था, लेकिन यहाँ पे DAF2 तो खुद इनएक्टिवेटेड है, तो क्या ये अपने टारगेट को इनहिबिट कर पाएगा, आंसर इज नो, इनको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, इनहिबिट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से DAF16 या फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये एक्टिव रह जाएंगे। एक्टिव रह जाने की वजह से क्या होगा, ये डॉर फेज को इनहेंस करेंगे, यानी चाहेंगे कि सी एलिगन का जो डॉर फेज है वो चलता रहे, डॉर फेज एक्टिव रहेगा, जो कि प्रमोट करेगा लॉन्गिविटी को, क्योंकि डॉर फेज क्या होता है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फेज होता है। तो जब तक डॉर फेज से एडल्ट फेज में नहीं जाएगा तब तक एजिंग प्रोसेस शुरू नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक कि किसी के बचपने को या किसी के लाइफ के फेज को रोक दिया गया है, स्टैचू कर दिया गया, उससे वो आगे बढ़ नहीं रहा है। तो जब सी एलिगन दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर फेज में जाता है तो ये सिग्नलिंग पाथवे रन हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये एक्टिवेट हो जाता है, फिर ये इसको इनहिबिट कर लेता है, इसके इनहिबिशन की वजह से एडल्टहुड के लिए ट्रांजिशन मिल जाता है और एजिंग प्रोसेस देखने को मिलने लगता है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि ये काम कैसे कर रहा है मेनली सी एलिगन के केस में। अगर हम चाहते हैं कि तीनों को डिफाइन करें, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, टोटल 3 ऑर्गेनिज्म यहाँ देखे थे, दैट इज योर सी एलिगन, माउस एंड ड्रोसोफिला। इन तीनों का रोल या इन तीनों में किस तरीके से इंसुलिन सिग्नलिंग अपना रोल निभा रहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले सी एलिगन के बारे में बात करें तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि DAF2 रिसेप्टर
अगर एक्टिव रहता है तो ये DAF16 जो कि एकदम फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, इसको ये इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इनहिबिशन की वजह से क्या हो जाएगा, इनहिबिशन की वजह से दैट इज आगे चल के यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एजिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। अगर DAF16 इनहिबिट होता है तो एजिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं माउस में, तो माउस में जो यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर होता है उसका नाम क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, दैट इज IGF-IR। ठीक है, ये होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। अब माउस में भी क्या होता है, ये पर्टिकुलर रिसेप्टर के एक्टिवेशन के टाइम पे, एक्टिवेशन होते ही क्या हो जाता है, फॉक्सो प्रोटीन का इनहिबिशन हो जाता है। फॉक्सो प्रोटीन का इनहिबिशन होगा तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा, एजिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। सिमिलरली ड्रोसोफिला में भी इंसुलिन रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम है INR। ये भी जब एक्टिवेट होता है, ये पाथवे या ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है इंसुलिन पाथवे के थ्रू, क्या होता है, यहाँ पे भी जो फॉक्सो जैसा पाया जाने वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, यहाँ पे इसका नाम है D-फॉक्सो। इसको भी क्या हो जाता है, इसको भी इनहिबिशन मिल जाता है। इनहिबिशन मिलता है क्या होगा, ये भी एजिंग शो करेंगे। यानी सीधी सी बात है, अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक DAF16 या फॉक्सो या फिर D-फॉक्सो, इनमें से अगर कोई भी इनहिबिट होगा तो ये एजिंग प्रोसेस करवाएगा। लेकिन इन केस अगर हम इसी पर्टिकुलर दैट इज स्टार्टिंग में जो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं, अगर इन्हीं को हम हटा दें या इनको एक्टिव ना होने दें, या किसी फेज में जब ये इनएक्टिव रहते हैं तब क्या होता है, तब ये इनहिबिशन इफेक्ट भी हट जाता है। ठीक है, तब ये इनहिबिशन इफेक्ट भी हट जाता है। इनहिबिशन इफेक्ट हटने की वजह से क्या होता है, चाहे वो DAF16 हो दैट इज इन C. elegans, चाहे वो फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो दैट इज इन माउस, चाहे वो D-फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो दैट इज इन ड्रोसोफिला, सबका काम एक ही होता है कि इंक्रीज द सेलुलर लाइफ स्पैन, ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को बढ़ा देना, एंड इंक्रीज द लॉन्जिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देना, उसके सर्वाइवेबिलिटी को इंक्रीज कर देना। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो वेरी ऑब्वियस, अगर इंसुलिन पाथवे है, इंसुलिन पाथवे है, ठीक है, चाहे ये किसी पे भी एक्ट कर रहा हो, अगर ये दैट इज एक्टिव हो गया, इसको हम लिख देते हैं दैट इज एक्टिव, तो अगर ये इनहिबिट कर रहा है दैट इज DAF16 को, ठीक है, DAF16 को ये इनहिबिट कर रहा है, या फिर ये फॉक्सो को इनहिबिट कर रहा है, या फिर ये D-फॉक्सो को इनहिबिट कर रहा है, क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एजिंग होगी ऑर्गेनिज्म में। यानी अगर हम नॉर्मली अगर कहें तो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म यंग से ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, मतलब ये पाथवे नॉर्मली रन कर रहा है, यानी ये वाला पाथवे जो है वो नॉर्मली रन कर रहा है, तभी तो एजिंग हो रही है, राइट। लेकिन अगर किसी अनफेवरेबल कंडीशन में अगर इस पाथवे को रोक दिया जाए, जैसे कि ये इंसुलिन पाथवे को मान लेते हैं, यहाँ पे हमने कह दिया कि इट इज इनएक्टिव, इट इज इनएक्टिव ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो क्या देखने को मिलेगा, ये इनएक्टिव हो जाने की वजह से ये सब के सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव होंगे तो ये क्या करेंगे, सेल की लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देंगे, और एजिंग क्या हो जाएगी, एजिंग स्लो हो जाएगी। ये था सारा का सारा जिस्ट की इंसुलिन सिग्नलिंग के प्रोटीन्स एजिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको डिवीजन फॉर्म में भी बता दिया, यहाँ पे पूरा का पूरा डिवीजन फॉर्म में भी बता दिया कि ये काम कैसे कर रहे हैं। दोनों फॉर्म में हमने देखा कि नॉर्मली कैसे रन करेगा, और अगर इंसुलिन रिसेप्टर काम ना करें या फिर कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाए या किसी भी रीज़न से इनका एक्टिवेशन ना हो, तब कैसे काम करेंगे, अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैसे काम करेंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इंसुलिन वाला पाथवे आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज़ mTOR पाथवे, लेकिन हम mTOR पाथवे को नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में ही हमारा एजिंग वाला जो जितना भी हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो। कोई अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप लर्निंग।